हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित का 2023 का पेपर लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 DW। और यह क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। और अगर आप 10 से 12 साल तक के सभी मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस चैनल पर आपके लिए 2023 और 2024 के सभी पेपर को हल कराने वाला हूं, यानी सभी सेट को आपको हल कराने वाला हूं। एक साल में टोटल 7 सेट होते हैं और 2 साल का मिलाकर टोटल 14 सेट होते हैं। मिनिमम इससे अधिक भी कराऊंगा, लेकिन मिनिमम यह 14 पेपर आपको जरूर हल कराऊंगा। और इसमें से 7 मॉडल पेपर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2024 के सभी सेट, सभी मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न को हम लोगों ने हल सहित पूरा उसको कंप्लीट किया हुआ है, यानी एक एक प्रश्न को हमने हल करके दिखाया हुआ है। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर आपके क्लास 10th के सभी चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट सहित कंप्लीट कर दिए गए हैं, यानी प्रत्येक चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाया गया है। और उन सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से किसी भी चैप्टर की वीडियो को आप समझना चाहते हैं या किसी भी चैप्टर के बारे में समझना चाहते हैं तो आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जिसपे स्टार लगा होगा, जैसे यहाँ पे। तो स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आपको नोट में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, नोट यहाँ पे स्टार देखिए लगा, क्या बताया हुआ है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। यानी जब नई शिक्षा नीति के बाद, ठीक है, लागू होने के बाद कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर आपके एग्जाम से या आपके सिलेबस से हटा दिए गए। कहने का मतलब यह है आपके सिलेबस से हटा दिए हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उन टॉपिक से आया हुआ है उस पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग सभी प्रश्नों को हल करके समझेंगे क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रश्न अगर रिपीट हो जाए तो आपको हल करने में कठिनाई न हो। यहाँ पे इस एग्जाम के लिए आपके समय निर्धारित किया गया 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक है आपका 70 नंबर का, ठीक है। खंड अ में आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 1 से 20 तक। आइए उन सभी प्रश्नों को पहले देखते हैं, फिर आगे के प्रश्नों को समझते हैं। चलिए, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, फर्स्ट ऑप्शन है √9, सेकेंड ऑप्शन है √3, थर्ड ऑप्शन है रूट में 0.1 और फोर्थ ऑप्शन है 0.1011011110 डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। यदि कोई संख्या रूट में है, यदि कोई संख्या रूट में है और वह पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे रूट में 9, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब कि इस संख्या का अगर हम जोड़ा बनाएं या डायरेक्ट किसी संख्या का स्क्वायर हो जाए, यानी जोड़ा बना तो यह रूट से बाहर हो गया, यानी यह 3 का स्क्वायर है 9, तो ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई संख्या रूट में और पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसे रूट से बाहर, यानी ऐसे 3 लिख सकते हैं और 3/1 यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो 3/1 यानी यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। एक बात और बता देते हैं, अपरिमेय संख्या यानी जो संख्या रूट में होती है और जो पूर्ण वर्ग ना हो वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे √3 अपरिमेय संख्या है। एक बात और यहीं पे बता देते हैं आपको कि अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई संख्या जोड़ी जाए, जैसे यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिया, या अपरिमेय संख्या के साथ यदि कोई संख्या घटाई जाए, ठीक है, तब भी वह अपरिमेय ही रहती है। आई होप कि यहाँ तक मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। फर्स्ट ऑप्शन है x = 5 y = 2, सेकेंड ऑप्शन है x = 7 y = 3, थर्ड ऑप्शन है x = 7 y = -3 और फोर्थ ऑप्शन है x = -7 y = -3। तो आइए इस प्रश्न को हल करके और इसको समझते हैं, एक एक स्टेप को यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं और इसका हल यानी आपको x और y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x + y = 10 और यहाँ पे दिया हुआ x - y = 4। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दें, दोनों समीकरण को, तो y से y कट गया, x और x जुड़ गया तो 2x हो गया, 2x बराबर हो गया 10 और 4 14, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 7 14, यानी x का मान आ गया 7। अब यही x का मान चलिए यहाँ पे इस समीकरण में रख दें, यानी x + y = 10 दिया हुआ है, तो x + y = 10 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर 10 रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 - 7,
तो y बराबर हो जाएगा 10 में 7 गया 3, यानी 7, x का मान 7 और y का मान 3। कौन से ऑप्शन में आया हुआ है देखते हैं यहाँ पे, x बराबर 7 और y बराबर 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है 14 मात्रक, सेकंड ऑप्शन है 9 मात्रक, थर्ड ऑप्शन है 5 मात्रक और फोर्थ ऑप्शन है रूट में 106 मात्रक। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, आपको डायरेक्ट हम आंसर निकालने का तरीका बताते हैं। इस प्रश्न में जब भी आपसे पूछे कि y अक्ष से दूरी है, यानी जो भी बिंदु दिया है उसकी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो वह x का मान होगा, अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो वह y का मान होगा। ठीक है ना, ऐसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी बताते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ y अक्ष से दूरी, तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो यहाँ पे जो निर्देशांक दिया गया है, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, यानी यह x होता है या y होता है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा यहाँ पे, y अक्ष से दूरी यानी y अक्ष से दूरी मतलब x का मान, तो x का मान 5 होगा। तो यहाँ पे 5 मात्रक, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। देखिए जब भी आप ग्राफ पे दिखाते हैं ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे आपका 9 है। ठीक है, अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यह जो बिंदु होगा यहाँ का, यहाँ पे हमें मिलेगा 5,9। ठीक है, यानी y अक्ष से जो यह लंबवत दूरी है, जहाँ पे x हमें मिल रहा है, वही y अक्ष की दूरी होती है, यानी 5। देखिए y अक्ष से x दिशा में जाने पर यह जो लंबवत दूरी आपको दिख रही है यहाँ पे, यह वाली लंबवत दूरी y अक्ष से x दिशा में, वही आपका y अक्ष से दूरी होती है, यानी 5। ठीक है, आप आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न हल करके नहीं दिखाना है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, और यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, तीनों पे स्टार लगा हुआ है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं, एक भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 रूट में 2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई है, फर्स्ट ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10 रूट में 2 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 15 रूट 2 सेंटीमीटर। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है ना, यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब बोला हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 रूट 2 है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, यानी यह दोनों भुजाएं बराबर हैं, और एक भुजा बोला हुआ है जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका दोनों का मान क्या हो जाएगा, 5 रूट 2, और यहाँ पे भी 5 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए यह समकोण है, तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। अगर इसका नाम रख दें तो यहाँ पे देखिए ABC, यानी इस त्रिभुज में AB क्या है, कर्ण है। ठीक है, AB क्या है, कर्ण, और इसी कर्ण का मान आपको निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी यहाँ पे AB² कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा AB² बराबर AC² प्लस BC²। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे AC² प्लस BC², इसके बराबर होता है। यहाँ से मान रख लीजिए, AC का मान देखिए क्या है, 5 रूट 2, तो यहाँ पे 5 और रूट में 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, BC का मान भी यही है, 5 रूट में 2 इसका स्क्वायर। अब देखिए यह जो स्क्वायर है 5 का भी है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है ना, और रूट 2 का जब स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा तो 25, रूट 2 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 25 गुणे में 2, प्लस यहाँ पे भी वही हो जाएगा 25 गुणे में 2, 25 में 2 का गुणा होगा तो 50, 50 प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा, या 50 प्लस 50 बराबर 100। या तो AC² का मान हुआ, AC बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, यानी 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वह हो जाएगा 10। ठीक है ना, यानी स्क्वायर रूट जो होगा इसका 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका 10 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1/4, फोर्थ ऑप्शन है -1। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से।
यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। ठीक है, देखिए 90 में से जब 72 को हम माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी देखिए 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख दिए 90 माइनस 72। क्यों लिखे हैं अभी कारण आपको पता चलेगा। माइनस आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 72, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे 90 अंश माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे 72, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 72 डिग्री, यहाँ पे 72 डिग्री माइनस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। यहाँ पे देखिए यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 0 आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 5वें के बी में आपका 0 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का बी 0। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6। यह प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आप अलग अलग चैनल पे देखेंगे तो आपको अलग अलग मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं आपको प्रत्येक चीज़ को क्लियर कट बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन है p, सेकंड ऑप्शन है p+1, थर्ड ऑप्शन है 2p और फोर्थ ऑप्शन है 2p+1। देखिए अब इस प्रश्न का अगर आप अलग अलग चैनल पे देखेंगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। किसी चैनल पर आपको p+1 मिलेगा और किसी चैनल पर आपको 2p+1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर प्रश्न में आपसे यह कहता, ठीक है ना, प्रश्न पूछने में भी थोड़ा सा अंतर है तो इसको भी समझ लीजिएगा। कहीं पे आपसे प्रश्न पूछा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर यहाँ पे सम नाम नहीं लेता, ठीक है, बोलता किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो उसका आंसर आपका होता है 2p+1। ठीक है ना, क्या होता है 2p+1। कैसे, अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक p के लिए यानी p का आपको अलग अलग मान रखना है। यहाँ पे p का जो मान है आपको अलग अलग रखना है, जैसे 1 2 3 4, और प्रत्येक दशा में क्या आना चाहिए विषम आना चाहिए। ठीक है, विषम, विषम मतलब जिसमें 2 से भाग करने पर वह पूरा पूरा न कटे। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें मान आप रखेंगे, मान लीजिए पहले में आप रखेंगे 1, ठीक है, फिर 2 रखे तो सम आ जाएगा, तो यह तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जब आप रखेंगे तो देखिए 1 आप रखेंगे यहाँ पे p के स्थान पर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यह विषम संख्या हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, प्रत्येक दशा में विषम चाहिए। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो 2 में 2 का गुणा, 2 में 1 का गुणा तो 2 होगा, जो कि सम संख्या, यह भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रखेंगे जैसे 2 × 1 और +1, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 और 1 3, यह भी विषम। 2 अगर आप रखेंगे तो 2 × 2 + 1, तो यह हो जाएगा 5। तो प्रत्येक दशा में आपको विषम मिलेगा। कब, जब आपको सम का नाम नहीं लिया रहेगा। लेकिन देखिए प्रश्न में ट्विस्ट क्या है यह समझिएगा। यहाँ पे जब सम का नाम नहीं लिया रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट होगा। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि सम पूर्णांक p के लिए, अब सम क्या होता है, सम यानी जो 2 से भाग देने पर कट जाए, यानी 2 के पहाड़ा में जो संख्याएं आएंगी 2 4 6 8, यह सभी सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे इन सभी में मान रखिए और देखिए कि किसमें प्रत्येक स्थिति में धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक तो ऑप्शन नंबर बी भी मिलेगा और एक ऑप्शन नंबर डी भी मिलेगा। चलिए 1 2 मान रखकर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए p के स्थान पे हम 2 रखें तो b वाले में रख रहे हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, विषम आया। 4 रखे तो 4 + 1, यह क्या आ गया आपका 5 आया, तब भी विषम आया। ठीक है, 6 रखे तो 6 + 1 7 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में भी प्रत्येक स्थिति में विषम आ रहा है। और डी वाले में भी देखते हैं, ठीक है ना, डी वाले में अब यही मान रखते हैं। तो देखिए 2 × 2 + 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। 3 रखे तो 2 3 6 और 1 7, 7 हो जाएगा। 6 रखे तो 2 6 12 और 1 13 हो जाएगा। यानी प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहे हैं। तो इसका अगर ऑप्शन, अब बोर्ड कौन सा मानता है ये आपको देखने वाली बात है, ठीक है ना। यानी अगर ऐसे देखा जाए तो आपके लिए यह दोनों आंसर आपके लिए सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों जो है क्या होगा, सही होगा। मैं आपको देखिए जो भी आंसर बताता हूँ बहुत फिल्टर करके बताता हूँ, बहुत सोच समझ कर और पूरी तरह से उसको क्लियरफाई करके, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि किसी भी आंसर को कह दें कि हाँ सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा प्रूफ सहित हमने बताया। यह दोनों आंसर सही होगा। अगर दोनों में से आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई एक आएगा तब तो आप उसको टिक करेंगे। अगर दोनों आता है तो बोर्ड किसको मानता है यह देखने वाली बात है। ठीक है, या अगर दोनों सही है तो हो सकता है बोर्ड की तरफ से गलती माना जाए, तो आप किसी भी ऑप्शन को चूज किए रहेंगे तो आपको इसका जो नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है, फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 10.5 और फोर्थ ऑप्शन है 11। चलिए माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, सभी को जोड़ लेंगे। माध्य x बराबर, यहाँ पे सभी को जोड़ते हैं, देखिए 7 + 8 + x + 11 और +14 और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यानी बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से देखिए सभी को जोड़ लेंगे और यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह 5x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8 और 7 15, 15 और 11 क्या हो जाएगा 26, 26 और 14 40। ठीक है, और 40 + x क्या हो जाएगा 40 + x। इस x का पक्षांतर कर देंगे तो 5x - x = 40। 5x में से 1x जाएगा तो 4x बराबर 40। यहाँ से 4 से कट कर देंगे, 4 दाम में 40, यानी x का मान क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में x का मान 10 आया हुआ है, वह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 10 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान है, फर्स्ट ऑप्शन है a/4b, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन a² 4b, सेकंड ऑप्शन है a² b, थर्ड ऑप्शन है b² a और फोर्थ ऑप्शन है b² 4a। तो देखिए मूल समान है तो c का मान क्या होगा, आइए निकालते हैं। देखिए मूल समान के लिए सूत्र होता है b² - 4ac = 0। यहाँ से यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ पे b ही है, तो यहाँ पे सभी मान वही हैं, यहाँ से c का मान निकालना है। चलिए पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे b² का जब पक्षांतर करेंगे तो -4ac बराबर -b²। ठीक है, हमें c का मान चाहिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा b²/4a, b²/4a। अब जिस ऑप्शन में आपका आया होगा वह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं b²/4a आया हुआ है, c बराबर b²/4a, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा b²/4a। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। यदि यहाँ पे दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x + 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x + 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x + 4 सेंटीमीटर और DE समांतर BC दिया हुआ है तो x का मान है। यहाँ पे देखिए चित्र में सभी दिए हुए हैं और यहाँ पे पहला ऑप्शन 4 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 2 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन 3 सेंटीमीटर। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए जब DE समांतर BC है, आपने थेल्स प्रमेय भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, यानी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और हमें x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x का मान जब निकालना है तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे AE, ठीक है ना, देखिए AE में EC, यहाँ पे मान लेकर चलेंगे AE में EC, यह बराबर होगा AE में EC, ठीक है, यह बराबर होगा आपका AD में DB के, किसके, AD में DB के, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब यहाँ से मान रखते हैं, AE का मान क्या है, देखिए AE का मान है x में EC का मान है यहाँ पे EC का 3x + 4, तो 3x + 4 बराबर AD का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका x + 3, तो यहाँ पे लिख देंगे x + 3 बटे में DB का मान आपका क्या है 3x + 19, 3x + 19। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा ऐसे, ठीक है ना। चलिए तिरछा गुणा करते हैं तो x का गुणा इसमें करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 3x² + 19x, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा एक साथ होगा, यानी x + 3 और 3x + 4 का एक साथ, तो 3x का x में होगा तो यह आपका हो जाएगा 3x², यह क्या हो जाएगा 3x², ठीक है ना। फिर देखिए 3x का 3 में होगा तो 3 3 के 9, 9x, फिर 4 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 4x और 4 का गुणा 3 में तो 4 3 12। यहाँ पे देखिए जब 3x² का पक्षांतर होगा इधर तो कट जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3x² से 3x² कट जाएगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो देखिए 19x, यहाँ पे देखिए 9x और 4x, तो 9 और 4 13, इधर पक्षांतर करेंगे तो -13x बराबर यहाँ पे 12 है तो बराबर 12, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इसको हल करते हैं तो देखिए 19 में से आपका 13 जाएगा, ठीक है ना, 19 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 होगा, ठीक है ना। देखिए 19 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6,
6x बराबर 12। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कट कर देंगे, 6 दूनी 12 यानी x बराबर आ गया 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इन x का जो मान आएगा वह 2 आएगा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 1 से 9 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। देखिए 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, यह बात ध्यान रखिएगा, धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी धनात्मक, 2, 4, 6, 8 और 10। यह आपकी क्या होंगी, धनात्मक सम संख्याएं होंगी। सभी को जोड़ देना है, क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। जोड़िए, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी जोड़ने पर क्या हो गया 30। और जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे देते हैं, यानी माध्य निकालने के लिए यह संख्याएं कितनी होंगी, 1 2 3 4 5, यानी देखिए 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 छके 30, यानी जो समांतर माध्य आपसे पूछ रहा है, यानी माध्य निकालने के लिए बोला है, तो माध्य का आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 6 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 6 आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, थर्ड ऑप्शन है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 11 और फोर्थ ऑप्शन है 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 13। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, या तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करें, या यहाँ पे देखिए जिसका गुणा करने पर आपका 156 आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले में 2 तिहाई 6, 13 छाक 78 होगा, यानी इसमें नहीं आएगा। इसमें देखते हैं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 और 13 का गुणा होगा, यानी 12 और 13 का गुणा होगा, तो देखिए 13 दूनी 26 के 6, 13 कम 13 और 2 15, यानी ऑप्शन नंबर बी में गुणा करने पर 156 आ जा रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं तो इसका माध्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 22 और फोर्थ ऑप्शन है 25। आइए इसके सबसे पहले फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका, बात एक ही होती है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपका सूत्र होता है। या क्या होता है सूत्र, यहाँ से मान रखिए। देखिए यहाँ पे माध्य आपका दिया हुआ है 24 और बहुलक दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12 बराबर 3 गुणे माध्य को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, समझ, आई होप कि आप समझ जा रहे होंगे, ठीक है ना, माइनस 2 गुणे माध्य का मान है 24, तो 2 गुणे 24 गुणा कर देंगे, यानी 24 और 2 का गुणा होगा तो 48, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 12 और प्लस 48। ठीक है, ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 48 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है ना, और यहाँ पे 3 गुणे माध्य। ठीक है, अब माध्य निकालना है तो यह 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी बटे में 3 तो भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 20, यानी जो यह माध्यक है, ठीक है ना, यह माध्यक है, माध्य का मान तो यहाँ पे था, माध्यक यही ज्ञात करना था, 3 से भाग दे दिए 20 आ गया, यह माध्यक हो गया, यही आंसर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, माध्यक या माध्यिका एक ही होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि 20 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है 20, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 12 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 13 है। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे देखिए, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए फार्मूला होता है आपका a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 के, b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2 के। यह अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए सूत्र होता है, ठीक है ना, यह सूत्र होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे किसी भी मान को लेकर, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लें या इन दोनों को एक साथ ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला मान यह आपका a1 है, यह आपका b1 है, यह आपका c1 है, ठीक है ना, c1 यानी 5। यहाँ पे देखिए यह a2 है, यह b2 है और यह c2 है। यहाँ से मान रखिए a1 बटे में a2, तो a1 का मान देखिए यहाँ पे 2 है, 2 बटे में a2 का मान 4, ठीक है।
बराबर B1 बटे में B2, तो B1 का मान है 3 और B2 का मान है K। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, और मान ज्ञात कर लेना। देखिए ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2K बराबर यहाँ से, ठीक है ना, देखिए 2 बटे में यहाँ पे A1 बटे में A2, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए A2 का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2K बराबर 4 गुणे 3, यहाँ से K का मान चाहिए तो बटे में क्या चला जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 और 3 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शन में आपका 6 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 6 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है। ABC और BDE दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आकृति देखिए, चित्र बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बोला हुआ है दो समद्विबाहु त्रिभुज, तो चलिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। यह आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसका नाम है A, B और C। फिर बोला हुआ है कि इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पे आपको कहीं पे D मिल रहा है। फिर बोला हुआ है BDE, यानी देखिए B और D तो यहीं पे है, तो यहाँ से आपका एक ऐसे बन जाएगा और यह आपका हो जाएगा E, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। चलिए समरूप पहले दिखाते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे देखिए त्रिभुज ABC और BDE में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE में, अब इन दोनों में देखिए, तो इन दोनों में देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की आप जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 अंश का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कोण A है कोण E के संगत कोण है, ठीक है ना, यानी यह भी 60 अंश है, यह भी 60 अंश है, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ का कोण यह E और A आपस में बराबर होगा। चलिए दिखाते हैं बराबर इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण BAE, अभी बताते हैं कि क्यों बराबर दिखाया जा रहा है। कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण EBD के, कोण BAC बराबर होगा कोण BED के, हाँ ठीक है, कोण BED के, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह दोनों क्या है, संगत कोण होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो यह 60 अंश का कोण है, तो यह बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक और कोण दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए B यानी कोण ABC, कोण ABC यह बराबर होगा कोण EBC के, कोण EBC के, ठीक है, यह बराबर होगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं, जब दो यहाँ पे दो क्या हो गए, दोनों कोण बराबर हो गए, तो एंगल समरूपता से आप कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी त्रिभुज ABC यह समरूप होगा त्रिभुज BDE के, ठीक है ना। यह दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बस अब थोड़ी लाइन आउट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ में नोट करते हुए चलें। चलिए इसके आगे की लाइन को बताते हैं। देखिए यहाँ से इसके आगे की लाइन को समझिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को समरूप दिखा दिया, यानी ABC और BDE को हमने समरूप दिखा दिया, ठीक है ना। इन दोनों को समरूप दिखा दिया, तो समरूप दिखाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आकृति कुछ यही है आपकी, ठीक है ना। ये आपका B, C और A समरूप दिखाने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इन क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है, तो चलिए क्षेत्रफल लिख लेते हैं। AR से शॉर्ट में एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। देखिए जो समरूप त्रिभुज होते हैं, जो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके जो क्षेत्रफल होते हैं उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं। यहाँ से एक चीज़ और हम नोट कर लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा एक चीज़ कि जो BC होगा, ठीक है ना, BC होगा, ठीक है, BC बटे में जो BC जो है क्या है, DC का आधा होगा, ठीक है ना। BC जो है BD का आधा होगा, ठीक है, BC जो है क्या होगा, BD का आधा होगा, यानी BD बराबर हो जाएगा BC बटे में 2। अगर BC बटे में 2 लिख दें तो वह BD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है। अब यहाँ से देखिए हमने क्या बताया कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, ठीक है, तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों का, उनका जो क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे संगत भुजाएं क्या हो गई, देखिए ABC में आपका BC हो गया, BC का स्क्वायर, और इसमें आपका BDE में आपका BD हो गया,
ठीक है ना, BD का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको BC बटे में BD का मान रखना है। यहाँ से आपका क्या रखना है, BC बटे में BD का मान रखना है, ठीक है ना, BC बटे में BD का मान रखना है। तो देखिए यहाँ से मान रखेंगे तो क्या होगा मान, यहाँ पे देखिए जब BC को इधर करेंगे आपका, ठीक है ना, यहाँ पे अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से अब यहाँ पे BC बटे में BD का मान यहाँ से रख देना है। तो BC बटे में BD क्या हो जाएगा, देखिए पक्षांतर कर दें और 2 को उधर कर दें तो यह यहाँ से BC बटे में BD यह मिल जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 1 सभी के बटे में होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यही मान यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब मान रखेंगे तो BC स्क्वायर, तो BC का मान है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी 4:1, ठीक है, 4:1। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर C में आपका आया हुआ है 4:1, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर C। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है, यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 24/25, सेकेंड ऑप्शन है 25/24, थर्ड ऑप्शन है 625/576 और फोर्थ ऑप्शन है 625/168। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए cos A बराबर 7/25 दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले sin A का मान निकाल लें। तो sin A क्या हो जाएगा, sin A होगा रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर A। यहाँ से cos का मान रखकर और sin A का मान निकाल लेंगे। तो 1 माइनस cos स्क्वायर A, cos का मान 7/25 से 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। यहाँ से इसमें गुणा करके और 49 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, यानी यह हो जाएगा आपका रूट में 625 माइनस 49 और बटे में 625 और इस पे रूट माइनस कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 15 में से 9 गया 6, ठीक है ना, 11 में से 4 गया 7 और यह 576 बटे में 625, ठीक है, इस पे रूट रहेगा। अब यहाँ से जब sin A का मान आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर जब इसको करेंगे तो यह होता है आपका 24 का स्क्वायर, यह है आपका 25 का स्क्वायर, यानी sin A का मान मिल जाएगा 24/25, ठीक है, sin A का मान मिल गया 24/25। अब यहाँ से sin A का मान मिल गया तो tan A cot A का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या निकाला, sin A का मान, तो sin A आया आपका 24 में sin A होता है आया आपका 24/25, अभी हमने आपको निकाल कर दिखाया, ठीक है। अब यहाँ से tan का मान रखते हैं। तो tan होता है आपका, देखिए tan होता है sin बटे में cos, तो sin का मान है 24/25, तो यहाँ पे रख देते हैं 24/25 बटे में 7/25, ठीक है ना, sin बटे cos, तो sin का मान यह और cos का मान यह, ठीक है, तो 7/25। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। cot होता है cos बटे में sin, तो cos का मान है 7/25 और sin का मान है 24/25। यहाँ पे देखिए 25 से 25 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पे भी 25 से 25 कट गया, ठीक है ना। अब आया क्या, देखिए यहाँ पे आया आपका 24, ठीक है ना, 24/7, 24/7 और प्लस यहाँ पे 7/24, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यह 7 और गुणे में 24, यह एलसीएम हो जाएगा। 7 से 7 कटा 24 बचा, 24 का 24 में गुणा, तो यह आपका 24 में 24 का गुणा, तो यह हो जाएगा 576 प्लस 7 से 7, 24 से 24 कटा, 7 का 7 में गुणा तो 49, ये 576 और 49 को जोड़ेंगे तो यह 625 होगा। और बटे में 24 और 7 का गुणा करेंगे, 7 चौके 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 625 बटे में 168, 625 बटे में 168, यानी आप देखते हैं कि अब कौन सा ऑप्शन आपका राइट आया है। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि 625 बटे में 168 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 के लिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 25, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिज्याएं दी गई हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, पाई आर का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी यह हो जाएगा आपका 16 पाई। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 दिया हुआ है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, पाई और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 पाई। इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि योग बोला हुआ है प्रश्न में, क्षेत्रफलों का योग, तो 16 पाई प्लस 9 पाई, यह हो जाएगा आपका 25 पाई।
अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी 25 पाई यह बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के, या एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको कैपिटल आर रख लेते हैं, यह बराबर हो जाएगा पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर आपका 25, तो आर का मान चाहिए तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और यह 5 का स्क्वायर है तो आर का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 5 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर आया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ पे चलिए मूल ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे आपको करना है गुणनखंड, यानी 10 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए। यानी देखिए 5 गुणे 2 गुणा करने पर 10 आएगा और 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी यही इसका खंड होगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 2x, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। आई होप कि आपको गुणनखंड करना आता होगा, क्योंकि क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में भी आप बहुपद में पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आपको आता होगा। ठीक है, x माइनस 5 यहाँ से बचा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन होगा तो यह भी हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। जब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो समझिए कि सही है। यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन मिल गया और यह x प्लस 2, यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी x के 2 मान आए, एक आया 5 और -2। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी यहाँ पे 5, -2 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए सबसे पहले आकृति बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले क्या बोला, एक समतल मैदान पर, तो यह आपका मैदान है समतल, यह वाला यह समतल मैदान है। मीनार की छाया की लंबाई, यानी यह आपकी मीनार है और यही समतल मैदान पर उसकी छाया पड़ रही है, उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, यानी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, तो जो छाया है उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, यानी h कड़ी में 3 है, और यहाँ से आपका क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मान हम मान लेते हैं थीटा। तो आपको निकालना है, इस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यह आपका समकोण त्रिभुज है, चलिए PQR। ठीक है, PQR। अब यहाँ पे PR आपका लंब है और QR आपका आधार है, तो लंब बटे आधार कौन बताता है, tan थीटा बताता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है h और आधार का मान है h√3। h से h कट गया, यानी tan थीटा बराबर, अब देखेंगे कि tan किसका मान 1/√3 होता है, तो हम जानते हैं कि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर हो गया 30 अंश, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका 30 अंश आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 6। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बेलन बोला हुआ है, तो सबसे पहले बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रखेंगे यहाँ से, तो पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर का मान देखिए यहाँ पे व्यास बोला हुआ है और आर त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है। ठीक है, यानी त्रिज्या हो जाएगी 2, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, 2 × 2, और एच का मान है 45। इसको हल कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी 180 पाई आ जाएगा, यह बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है ना, 180 पाई। अब यहाँ पे देखिए बोला हुआ है कि धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या, यानी 6 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से या तो हम गुणा करें या ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कट होगा। यहाँ पे देखिए जो गोलों की संख्या होगी, गोलों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग बेलन का, यहाँ पे गोले का आयतन निकालेंगे,
ठीक है, कितनी गोलों की संख्या होगी उसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है 4/3 और पाई आर क्यू, ठीक है ना, पाई आर क्यू। तो आर का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आर का मान 6 सेंटीमीटर व्यास बोला हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3, ठीक है ना, और क्यू यह सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसको 3 बार लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 3 से 1 3 कटा, यहाँ पे 4, ये 2, यहाँ पे 2 कट गया, तो 2 दूनी 4 यह कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, यहाँ से 3 से इसको कट करेंगे तो 15 आएगा, और फिर 3 से इसको कट कर देंगे, 3 5 15, यानी आपका आंसर हो गया 5, ठीक है। यानी जो गोलों की संख्या होगी वह 5 होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन से में, बी में आप देख रहे हैं कि 5 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 20 और बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को समझते हैं स्टूडेंट्स। अंतिम प्रश्न आपका है, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर BC, तो AD स्क्वायर बराबर है, फर्स्ट ऑप्शन है 3DC स्क्वायर, 2DC स्क्वायर 3/2DC स्क्वायर प्लस 4DC स्क्वायर, 4DC स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है 4DC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए ABC समबाहु त्रिभुज का मतलब कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी यहाँ से आपका AB बराबर है BC बराबर CA। फिर क्या बोला हुआ है, AD परपेंडिकुलर BC, यानी यहाँ से आपका AD है जो कि BC पर लंब है, ठीक है ना, AD जो है BC पर लंब है, और AD स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए जब यह लंब हो गया तो यहाँ से देखिए यह आपका 90 अंश का कोण बनाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ADC में, किसमें, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। हमें AD स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। नीचे देखिए यह जो D है, AD है, वह BC पर लंब है, यानी यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि BC/2 यह बराबर होगा DC के, यानी BC का आधा जो है DC के बराबर होगा। तो देखिए BC का आधा का मतलब भाग के 2 कर दिए, वह बराबर हो जाएगा DC के, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BC और AC वह दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे देखिए BC और AC या CA यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस BC के स्थान पे हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, CA रख सकते हैं, चाहे AC रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम DC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC/2, क्योंकि दोनों बराबर हैं, BC और CA बराबर हैं, तो यह हो जाएगा आपका DC के। अब यह DC के स्थान पर, यहाँ पे DC के स्थान पर यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे क्या, AC/2, ठीक है ना, AC/2। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है आपका, देखिए आंसर आपका किस में आया हुआ, किस रूप में, DC के रूप में आया हुआ है, तो DC का मान नहीं रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से AC का मान रख लेंगे, ठीक है ना। तो AC का मान यहाँ से रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि DC स्क्वायर आया हुआ है, तो DC का मान न रखकर हम AC का मान रखेंगे, क्योंकि आंसर में DC के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ से DC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा आपका 2DC, ठीक है ना, AC बराबर क्या हो जाएगा 2DC, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2DC। तो AC स्क्वायर के स्थान पे रखते हैं 2DC, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2DC, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, 2DC होगा। यहाँ पे देखिए यह स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 2DC और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि AC का स्क्वायर है माइनस DC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4DC स्क्वायर और माइनस DC स्क्वायर। यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 4DC स्क्वायर में से 1DC स्क्वायर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3DC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है 3DC स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका आया हुआ है 3DC स्क्वायर, तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस पार्ट में इतना ही, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि जो वर्णनात्मक प्रश्न है अगर एक ही पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं यानी वर्णनात्मक प्रश्न है उसको अगले भाग में हम कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को हल करके समझेंगे। आपको केवल पेपर कोड आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप उस कोड के माध्यम से आप अगले पार्ट को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।